हेलो स्टूडेंट्स, चलिए तो आज लेते हैं लेक्चर नंबर 2 सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री का। तो आइए लेक्चर की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि आज हमें पढ़ना क्या है। आज हमें पढ़ना है लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस। केमिकल कॉम्बिनेशन का मतलब क्या हुआ कि जब सब्सटेंसेस आपस में केमिकल रिएक्शन करेंगे। केमिकल रिएक्शन का मतलब क्या हो गया कि रिएक्टेंट के बाद जो प्रोडक्ट बनेगा, प्रोडक्ट की सारी प्रॉपर्टीज इंटायरली डिफरेंट होंगी। तो कौन कौन से लॉज हैं जो केमिकल रिएक्शन में फॉलो किए जाते हैं। तो पहले हम सारे लॉज का नाम लिख लेते हैं, कौन कौन से लॉज है, उसके बाद एक एक करके पढ़ेंगे। चलो, तो सबसे पहले क्या आता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। दूसरे लॉ की अगर हम बात करते हैं तो दूसरा कौन सा आता है, लॉ ऑफ कांस्टेंट और डेफिनेट प्रपोर्शन। दो लॉ ये हो गए। तीसरे लॉ की अगर बात करें तो तीसरा लॉ कौन सा आता है, तीसरा आता है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन। ये तीसरा लॉ हो गया आपका। चौथा लॉ अगर बात करें तो ये क्या होता है, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रपोर्शन। ये चौथा लॉ हो गया। ये जो चौथा लॉ है ये आपके सीबीएसई में नहीं है लेकिन आईसीएसई में है। तो हम आपको ऐसा देंगे जिससे आपको किसी कंपटीशन में भी दिक्कत ना हो और सबका कवर भी हो जाए। पांचवे की अगर बात करते हैं तो पांचवा क्या होता है, गैलुसक्स लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम। तो देखो ये 5 लॉज हैं जिनके ऊपर केमिकल रिएक्शंस की स्टडी की जाएगी। केमिकल रिएक्शन में कैसे कैसे ये सारे लॉज फॉलो होंगे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कांस्टेंट और डेफिनेट प्रपोर्शन। तीसरा क्या था, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन। चौथा क्या है, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रपोर्शन। पांचवा क्या है, गैलुसक्स लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम। तो हम पांचों की बात एक एक करके करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग शुरुआत किसकी करते हैं, सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास की। तो आज बेटा हम लोग क्या करेंगे, सारे लॉज के बारे में जानेंगे, उसके एग्जाम्पल के बारे में पढ़ेंगे, उसके न्यूमेरिकल लगाएंगे, सारा काम करेंगे। सबसे पहले एक लॉ के बारे में सारी जानकारी ले ली जाए। तो सबसे पहले क्या था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो देखो ये क्या कहता है, ये कहता है अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, ये लॉ क्या कहता है, द टोटल मास ऑफ all reactants is equal to total mass of all products। देखो क्या कहता है ये लॉ कहता है कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में, किसी भी केमिकल चेंज में रिएक्टेंट्स का टोटल मास प्रोडक्ट्स के टोटल मास के बराबर होता है। क्या मतलब हुआ कि रिएक्शन के पहले हमने जितना भी रिएक्टेंट लिया था उसका मास रिएक्शन के बाद जितने भी प्रोडक्ट्स का फॉर्मेशन होगा उसके मास के बराबर होगा। कोई भी केमिकल रिएक्शन हो, सपोज करो कि A प्लस B मिल करके क्या बनाए, C प्लस D बनाए। तो A और B क्या हो गए, A और B आपके हो गए रिएक्टेंट्स, A और B क्या हो गए आपके रिएक्टेंट्स, और C और D मिलके आपके क्या हो गए, प्रोडक्ट्स हो गए। तो A और B का मास C और D के मास के बराबर होगा, यानी मास ऑफ A प्लस मास ऑफ B इज इक्वल टू मास ऑफ C प्लस मास ऑफ D। ये चीज बराबर होगी कि A और B के मास का सम C और D के मास के सम के बराबर होगा। अब इसमें इस लॉ पर बेस्ड दो टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलो पहला टाइप का क्या पूछा जाता है,
पहला टाइप का क्या क्वेश्चन होगा? पहला टाइप का क्वेश्चन होगा कि masses of A, B, C and D is given। अब कहोगे सर जब सब गिवन है तो हमको करना क्या है? A, B, C और D चारों के मासेस आपको दिए जाएंगे और आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा? क्वेश्चन पूछा जाएगा जस्टिफाई the given data is in accordance with law of conservation of mass। तो इस चीज को ध्यान से देख लो कि किसका किसका मास गिवन रहेगा आपको। ए बी सी डी सबका मास आपको गिवन है। सबका मास गिवन है तो क्या प्रूफ करने के लिए कहेगा कि आप ये प्रूफ करिए कि जो गिवन डेटा है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करता है। तो कैसे प्रूफ करेंगे? हम क्या करेंगे? ए और बी का मास यानी रिएक्टेंट का मास कैलकुलेट करेंगे, फिर प्रोडक्ट का मास कैलकुलेट करेंगे और शो करेंगे कि क्या रिएक्टेंट्स का टोटल मास प्रोडक्ट से टोटल के मास के बराबर है। अगर है तो लिख देंगे कि द गिवन डेटा इज इन अकॉर्डेंस विद लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, और अगर नहीं है तब लिख देंगे कि डज नॉट फॉलो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो पहले टाइप का क्वेश्चन क्या है कि आपको इंडिविजुअल रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के मासेस गिवन है, आपको जस्टिफाई करना है कि जो आपको डेटा गिवन है वो लॉ को फॉलो करता है कि नहीं करता है। तो आप क्या करेंगे? रिएक्टेंट्स का टोटल मास निकालेंगे, फिर आप क्या करेंगे? प्रोडक्ट्स का टोटल मास निकालेंगे। दोनों मास निकालने के बाद आप देखेंगे कि अगर दोनों बराबर है तो मतलब गिवन डेटा फॉलोज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, और अगर नहीं बराबर है तो क्या होगा कि वो लॉ को फॉलो नहीं करते हैं। क्लियर हो गया? दूसरे टाइप का क्वेश्चन क्या होगा कि मासेस ऑफ आइदर ऑफ रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स इज नॉट गिवन, यानी किसी एक रिएक्टेंट या किसी एक प्रोडक्ट का मास आपको नहीं दिया जाएगा। ठीक है, और आपसे कहेगा कि आप उसका कैलकुलेशन कीजिए। तो मान लीजिए कि ए और बी का मास दिया गया है, सी और डी का मास, सी का मास नहीं दिया है, डी का मास दे दिया, यानी ए बी और डी का मास गिवन है, सी का मास नहीं गिवन है। तो और कहेगा कि द डेटा फॉलोज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ए और बी का टोटल मास सी और डी के टोटल मास के बराबर है। तो ए और बी के मास का कैलकुलेशन कर लेंगे, डी के मास को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो सी का मास हमको पता चल जाएगा। तो ये दो तरह के क्वेश्चन इसके ऊपर बनते हैं। अब एक काम करो, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो बेटा ये दो क्वेश्चंस मैंने यहां पर लिखे, जो मैंने आपसे कहा ना कि इस टॉपिक पर दो टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। पहला मैंने कहा आपसे क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आपको सारा डेटा गिवन होगा और कहेगा कि ये डेटा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करता है। दूसरा क्वेश्चन मैंने क्या कहा था कि किसी एक पर्टिकुलर, चाहे रिएक्टेंट का चाहे प्रोडक्ट का, किसी एक का मास आपको गिवन नहीं होगा और कहेगा कि गिवन डेटा फॉलो करता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को और आप अननोन कैलकुलेशन कीजिए। तो चलो सबसे पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। यार देखो मैंने इसीलिए दो क्वेश्चन लिख दिया है। पहले क्वेश्चन की अगर हम बात करें, सॉल्यूशन पहले क्वेश्चन का कह रहे हैं व्हाट वेट ऑफ NaCl इज डिकम्पोज्ड बाय 4.9 ग्राम H2SO4 if 6 gram of NaHSO4 and 1.825 gram HCl are produced in the same reaction। तो चलो इस क्वेश्चन को थोड़ा ब्रेक करके करते हैं। What weight of NaCl is decomposed, यानी आपसे किसका वेट पूछा? NaCl का, यानी यहां हम क्या लिखेंगे? वेट ऑफ NaCl, ये हमको नहीं पता। इज डिकम्पोज्ड बाय 4.9 ग्राम H2SO4, यानी आपको क्या दिया गया? वेट ऑफ H2SO4 कितना? 4.9 ग्राम। If 6 gram of NaHSO4 and 1.825 gram HCl are produced, तो अगर हम बात करें
तो यहां पर देखो वेट ऑफ NaHSO4 कितना गिवन है, ये कितना गिवन, ये गिवन है 6 ग्राम। ठीक, वेट ऑफ HCl ये कितना गिवन है, ये गिवन है 1.825 ग्राम। तो अगर हम बात करें तो देखो हुआ क्या, NaCl और H2SO4 का रिएक्शन हुआ और बना क्या, NaHSO4 और HCl बना। तो सबसे पहले हम रिएक्शन लिखते हैं कि NaCl प्लस H2SO4 ये क्या बन गया, NaHSO4 प्लस HCl, ये हो गया। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करता है। इसका मतलब क्या हो गया कि मान लो कि NaCl का वेट कितना, x ग्राम, तो होगा क्या, वेट ऑफ NaCl प्लस वेट ऑफ H2SO4 इज इक्वल टू वेट ऑफ NaHSO4 प्लस वेट ऑफ HCl, ये हो गया। वेट ऑफ NaCl हम कितना मान लिए हैं, x ग्राम मान लिए। वेट ऑफ H2SO4 कितना गिवन, 4.9। वेट ऑफ NaHSO4 कितना गिवन है, 6 ग्राम। वेट ऑफ HCl कितना है, 1.825। देख लो सारा डेटा करेक्ट होना चाहिए। तो अब x प्लस 4.9 कितना हो जाएगा, 7.825। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 7.825 माइनस 4.9। और अब यहाँ निकाल लो, देख लो 7.825 ये हो गया 4.9, ये हो गया 0.02596, ये कितना हो गया 2.925 ग्राम। तो देखो ये जो दूसरे टाइप का क्वेश्चन मैंने कहा था कि आपको सारा डेटा गिवन रहेगा, किसी एक रिएक्टेंट या किसी एक प्रोडक्ट का डेटा मिसिंग होगा और वो आपको कैलकुलेशन करना है। तो याद रखना कि सबसे जरूरी काम कोई भी न्यूमेरिकल लगाते समय, आप केमिस्ट्री का कोई न्यूमेरिकल लगाइए, डेटा कलेक्शन सबसे ज्यादा जरूरी है। 70% न्यूमेरिकल आपके लग जाएंगे, 70% न्यूमेरिकल इस डेटा कलेक्शन के बाद अपने आप सॉल्व होना शुरू हो जाते हैं। तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम दूसरे वाले का सॉल्यूशन बताते हैं। तो अब हम लोग सॉल्व करते हैं सेकंड क्वेश्चन को। तो चलो देखते हैं सेकंड क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है। सेकंड क्वेश्चन में कहता है व्हेन 4.2 ग्राम NaHCO3 इज एडेड टू अ सॉल्यूशन, किस चीज का सॉल्यूशन, एसिटिक एसिड का, वेइंग 10 ग्राम, यानी हमने क्या किया, NaHCO3 को किस में डाला, एसिटिक एसिड में। तो हमें गिवन क्या हो गया, सबसे पहली चीज जो इंफॉर्मेशन मिल गई, वेट ऑफ NaHCO3 कितना गिवन, ये गिवन है 4.2 ग्राम। दूसरा क्या गिवन है, वेट ऑफ एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड का वेट कितना गिवन है, 10 ग्राम, ये गिवन है। इट इज ऑब्जर्व दैट 2.2 ग्राम ऑफ CO2 इज रिलीज्ड, यानी CO2 रिलीज्ड, CO2 रिलीज्ड का मतलब कि CO2 किधर होगा, CO2 होगा प्रोडक्ट साइड में, और कितना रिलीज हुआ, ये रिलीज हुआ 2.2 ग्राम। इसके बाद बात आती है कि द रेजिड्यू इज फाउंड टू वेट 12 ग्राम, यानी वेट ऑफ रेजिड्यू, वेट ऑफ रेजिड्यू इज फाउंड टू बी कितना ग्राम, 12 ग्राम, 12.0 ग्राम। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि शो दैट द गिवन डेटा फॉलोज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो हम क्या करते, बहुत आसान, सारे रिएक्टेंट्स के वेट को सम कर लीजिए, सारे प्रोडक्ट्स के वेट को सम कर लीजिए और देख लीजिए कि अगर दोनों बराबर है, इसका मतलब क्या हुआ कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को जस्टिफाई कर रहा है। तो चलो देख लेते हैं। पहली चीज रिएक्शन लिख लिया जाए, तो NaHCO3 ये मिलकर के क्या बनाया, सॉरी किसके साथ रिएक्शन किया, पहले ये रिएक्शन किया एसिटिक एसिड के साथ, और बनाया क्या, CO2 तो रिलीज किया, CO2 रिलीज हो गया। अब क्या बचेगा, अब देखो ये बनेगा CH3COO Na प्लस
H2O, यानी इसका वेट हमको कितना गिवन है 4.2 ग्राम, इसका वेट कितना गिवन है 10 ग्राम गिवन है, इसका वेट कितना गिवन है 2.2 ग्राम गिवन है, और इसका वेट कितना गिवन है 12 ग्राम। रेजिड्यू का मतलब क्या हो गया, यही दोनों, यही मतलब हुआ। देखो ये बैलेंस रिएक्शन है NaHCO3 प्लस CH3 COOH, तो क्या बन जाएगा CH3 COO Na, इसमें से CO2 बाहर निकल गया, तो एक ऑक्सीजन एक हाइड्रोजन, और ये एक हाइड्रोजन मिलकर के क्या बना लिया H2O बना लिया। हमें जस्टिफाई करना है कि लॉ को फॉलो करता है, तो हम क्या करेंगे, वेट ऑफ रिएक्टेंट्स, वेट ऑफ रिएक्टेंट्स, रिएक्टेंट कौन कौन से हैं NaHCO3 एंड CH3COOH, ये दोनों रिएक्टेंट्स हमारे हैं, इन दोनों के वेट का सम करो तो कितना आ रहा है 4.2 प्लस 10 यानी 14.2 ग्राम। इसके अलावा वेट ऑफ प्रोडक्ट्स अगर निकालते हैं तो वेट ऑफ प्रोडक्ट्स कितना हो जाएगा, वेट ऑफ प्रोडक्ट्स आएगा, प्रोडक्ट में क्या क्या हो गया रेजिड्यू, रेजिड्यू क्या क्या था CH3COONA प्लस H2, ये आपका रेजिड्यू हो गया, एंड CO2। देखो यहाँ इसीलिए प्लस लगा दिए क्योंकि रेजिड्यू वर्ड यूज किया, यानी ये दोनों है, तो इसको ऐड करेंगे तो कितना आ रहा है 12 प्लस 2.2, ये भी कितना आ गया 4.2 ग्राम। तो यहाँ आपको क्या लिखना होगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे तो हर एक बच्चा देख करके निकालेगा कि सर दोनों बराबर है, लेकिन स्टेटमेंट क्या कैसे लिखेंगे, लिखना पड़ेगा कि सिंस मास ऑफ रिएक्टेंट्स, मास ऑफ रिएक्टेंट्स इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट्स, therefore the given data, therefore the given data follows the law of conservation of mass। ये आपको इंफॉर्मेशन देनी बहुत जरूरी है इस तरीके से कि आपने क्या सॉल्व किया कि मासेज ऑफ रिएक्टेंट्स इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट्स, जितने भी रिएक्टेंट्स का मास है प्रोडक्ट के मास के बराबर है, यानी ये डाटा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करती है। क्लियर हो गया? तो इस तरीके से हमने दोनों टाइप के क्वेश्चन डिस्कस कर लिए। तो अब इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम दूसरा लॉ शुरू कर देते हैं। चलो बेटा अब बात करते हैं हम लोग दूसरे लॉ की। तो दूसरा लॉ हमारा क्या था, दूसरा लॉ है लॉ ऑफ कांस्टेंट, लॉ ऑफ कांस्टेंट और डेफिनेट प्रपोर्शन। ठीक है, ये हमारा दूसरा लॉ है। तो देखो दूसरा लॉ क्या कहता है, लॉ ऑफ कांस्टेंट या डेफिनेट प्रपोर्शन क्या कहता है। इसका मतलब क्या हुआ कि किसी भी कंपाउंड को हम चाहे किसी भी तरीके से बना लें, कोई भी कंपाउंड प्रिपेयर करें, तरीका कुछ भी हो, उस कंपाउंड में जो एलिमेंट्स के वेट का रेशियो होगा वो हमेशा कांस्टेंट होगा। अब कैसे, मान लो, चलो पहले लॉ लिख देते हैं कि अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, ये लॉ क्या कहता है कि in a compound the ratio of weight of elements, the ratio of weight of elements is always constant, is always constant irrespective, किसी से मतलब नहीं है, irrespective the method of its formation, method of its formation। यानी ये लॉ क्या कहता है कि कोई भी कंपाउंड किसी भी तरीके से बनाया जाए उसमें एलिमेंट्स के वेट का रेशियो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। चलो एक एग्जांपल लेते हैं, बहुत जनरल एग्जांपल। हम CO2 प्रिपेयर करते हैं। CO2 प्रिपेयर करने के लिए मेरे पास बहुत सारे तरीके हैं। देखो क्या क्या तरीके हैं।
कार्बन को ऑक्सीजन की एक्सेस में जला दें, CO2 बन जाएगा। कार्बन मोनोऑक्साइड को जला दें ऑक्सीजन में तो भी क्या बनेगा, CO2 बनेगा। चलो इसको रिएक्शन को बैलेंस कर दिए, ये बन गया। कैल्शियम कार्बोनेट है, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, इसको हमने हीट कर दिया, कैल्शियम ऑक्साइड बाहर निकला, कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन हो गया। हमने क्या किया, मीथेन को जलाया, CH4 + O2, ये क्या बन गया, CO2 + H2O। बैलेंस कर देते हैं, यहाँ 2 लग गया, यहाँ 2 लग गया। तो देखो 4 तरीके मैंने बताए, तरीके बहुत सारे हैं, हमें यहाँ सारे तरीकों को नहीं पढ़ना है। हमें क्या कॉन्सेप्ट पढ़ना है कि हमने CO2 को अलग अलग तरीके से बनाया। देखो ये 4 मेथड मैंने आपको बताया, तो किसी भी तरीके से हमने बनाया, सब में जो वेट का रेशियो होगा, यानी वेट ऑफ कार्बन इज टू वेट ऑफ ऑक्सीजन, ये कितना होगा, 12:32। कार्बन का कितना होता है, 12 होता है, ऑक्सीजन का 16, O2 लिखा है तो कितना हो गया, 32। 4 से रिड्यूस कर दो तो कितना आ जाएगा, 3:8। तो तरीका प्रिपरेशन का हमारे कुछ भी रहे, कोई भी तरीका हम अडॉप्ट कर लें, X, Y, Z, सब में एलिमेंट्स के वेट का रेशियो हमेशा क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो यही है लॉ ऑफ कांस्टेंट या डेफिनेट प्रोपोर्शन, कि किसी भी कंपाउंड को किसी भी तरीके से बनाया जाए, उसमें एलिमेंट्स के वेट का रेशियो हमेशा कांस्टेंट रहता है। क्लियर हो गया? चलो इसको एक स्क्रीनशॉट ले लो। तो चलो अब हम लोग शुरू करते हैं लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन पर न्यूमेरिकल लगाना। तो ये मैंने पहला न्यूमेरिकल लिखा है। क्या है न्यूमेरिकल, कि द मास ऑफ कॉपर ऑक्साइड ऑब्टेन्ड, द मास ऑफ कॉपर ऑक्साइड ऑब्टेन्ड, यानी कॉपर ऑक्साइड मिला, कैसे मिला, बाय हीटिंग 2.16 ग्राम ऑफ मेटेलिक कॉपर विद HNO3। हमने क्या किया, हमारे पास मेटेलिक कॉपर था, उसको HNO3 के साथ गर्म किया, एंड सब्सीक्वेंट इग्निशन, यानी मेटेलिक कॉपर को पहले नाइट्रिक एसिड के साथ ट्रीट किया, क्या बना हमारा, मेटल नाइट्रेट। इस मेटल नाइट्रेट को जब हीट किए तो हमको क्या मिला, कॉपर का ऑक्साइड मिला। हमने कॉपर कितना लिया था, 2.16 ग्राम, और हमको ऑक्साइड कितना मिला, 2.67 ग्राम। तो एक हमारे पास एक्सपेरिमेंटल डेटा ये हो गया। दूसरा एक्सपेरिमेंटल डेटा क्या कहता है, कि इन अनदर एक्सपेरिमेंट 1.15 ग्राम ऑफ कॉपर ऑक्साइड ऑन रिडक्शन यील्डेड 0.92 ग्राम ऑफ कॉपर। तो दोनों सेट को ध्यान से समझ लेना है। पहले सेट में क्या किया गया, 2.16 ग्राम मेटेलिक कॉपर को HNO3 के साथ गर्म किए। HNO3 के साथ गर्म करने पर क्या मिला, नाइट्रेट मिला। उस नाइट्रेट का इग्निशन किए मतलब उसको जला दिए। तो जला दिए तो हमें क्या मिल गया, 2.7 ग्राम कॉपर का ऑक्साइड। हमने यहाँ कॉपर ऑक्साइड का फॉर्मूला नहीं लिखा है, क्यों नहीं लिखा है अभी बताएंगे। दूसरा एक्सपेरिमेंट क्या कहता है, कि 1.15 ग्राम ऑफ कॉपर ऑक्साइड on reduction yielded 0.92 gram of copper, show that the data follows law of constant composition। तो चलो इस क्वेश्चन को लगाना शुरू करते हैं। तो हमारे पास 2 सेट्स थे एक्सपेरिमेंट के। जो फर्स्ट सेट ऑफ एक्सपेरिमेंट था, फर्स्ट सेट ऑफ एक्सपेरिमेंट, इसमें हमने क्या क्या किया और हमें क्या क्या मिला। हमने सबसे पहले क्या किया, हमने मेटेलिक कॉपर लिया था, मेटेलिक कॉपर लिया था, उसको किसके साथ ट्रीट कराया था, हमने HNO3 के साथ, और हमको क्या मिला था, मेटल नाइट्रेट। क्या मिला, मेटल नाइट्रेट, कॉपर का नाइट्रेट। ठीक, उसके बाद क्या किया हमने इसका इग्निशन कराया। इग्निशन कराने के बाद हमको क्या मिल गया, कॉपर ऑक्साइड। देखो कॉपर की 2 वैलेंसी होती है, इसीलिए मैंने फॉर्मूला नहीं लिखा है। पता नहीं क्वेश्चन लिखने वाले के दिमाग में Cu2O है कि CuO है। तो ये चीजें हुई कि हमने पहले क्या लिया था, मेटेलिक कॉपर लिया था। मेटेलिक कॉपर का रिएक्शन किसके साथ कराया, HNO3 के साथ कराया। HNO3 के साथ कराया तो क्या बना, मेटल नाइट्रेट बना। मेटल नाइट्रेट का इग्निशन कराया, और इग्निशन कराने के बाद क्या मिला, कॉपर ऑक्साइड मिला। हमने कितना मेटेलिक कॉपर लिया था, हमने ये लिया था 2.16 ग्राम, और कॉपर ऑक्साइड हमें कितना मिला,
2.7 ग्राम। यानी अगर हम इस सेट की बात करें तो वेट ऑफ कॉपर कितना था 2.16 ग्राम। वेट ऑफ कॉपर ऑक्साइड ये कितना 2.7 ग्राम। तो वेट ऑफ ऑक्सीजन ये कितना मिलेगा 2.7 माइनस 2.16 ये आएगा 0.54 ग्राम। ये आ गया ना डेटा। हमें तीनों चीज पता चल गई। हमें कॉपर ऑक्साइड का वेट दिया गया, कॉपर का वेट दिया गया। तो कॉपर ऑक्साइड में दो चीजें, ऑक्साइड का मतलब क्या होता है, ऑक्साइड किसको कहते हैं याद है? ऑक्साइड इज द बाइनरी कंपाउंड इन विच वन एलिमेंट इज ऑक्सीजन। यानी ऑक्सीजन किसी दूसरे के साथ में जुड़ जाएगा तो वो कंपाउंड क्या कहलाएगा, उस दूसरे एलिमेंट का ऑक्साइड कहलाएगा। तो कॉपर ऑक्साइड का वेट हो गया 2.7 ग्राम। कॉपर हमने लिया कितना था 2.16 ग्राम। तो कितने ऑक्सीजन के साथ कंबाइन किया ये निकल गया। दूसरी चीज हम थोड़ा सा यहां पर गैप छोड़ रहे हैं, क्योंकि हम लोग यहीं पे सॉल्व करेंगे। सेकेंड सेट ऑफ एक्सपेरिमेंट देखो बहुत आसान है। कह रहा है इन अनदर एक्सपेरिमेंट 1.15 ग्राम ऑफ कॉपर ऑक्साइड। यानी सीधे यहां पर हमको क्या दे दिया गया, वेट ऑफ कॉपर ऑक्साइड। कितना वेट दिया गया कॉपर ऑक्साइड का, ये दिया गया 1.15 ग्राम। ऑन रिडक्शन कराते हैं। रिडक्शन कराने का मतलब क्या होता है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। रिडक्शन की बहुत सारी डिफिनीशंस आपने पढ़ी 10th में, थोड़ा बहुत था ना कि ऑक्सीजन जुड़ा तो ऑक्सीडेशन, हाइड्रोजन निकला तो ऑक्सीडेशन, हाइड्रोजन जुड़ा तो रिडक्शन, ऑक्सीजन बाहर निकल गया तो रिडक्शन। तो कॉपर ऑक्साइड का रिडक्शन कराए तो क्या हो गया, ऑक्सीजन चला गया। ऑक्सीजन चला गया तो क्या बच गया, वेट ऑफ कॉपर कितना बच गया 0.92 ग्राम। यानी इतने कॉपर ऑक्साइड का हम रिडक्शन कर रहे हैं तो हमें इतने ग्राम कॉपर मिल रहा है। तो ऑक्सीजन कितना निकला, चलो निकाल लेते हैं। वेट ऑफ ऑक्सीजन कितना हो जाएगा 1.15 माइनस 0.92, ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 0.27 ग्राम। अब इन दोनों क्वेश्चन पे देखो, लॉ की अगर हम बात करें तो लॉ क्या कहता है कि कंपाउंड को चाहे किसी भी तरीके से बनाया जाए उसमें एलिमेंट्स के वेट का रेशियो कांस्टेंट रहेगा। तो ये हमारे पास कंपाउंड है क्या, कॉपर ऑक्साइड कंपाउंड है। कॉपर कंपाउंड नहीं है, ऑक्सीजन कंपाउंड नहीं है, कंपाउंड क्या है, कॉपर ऑक्साइड। यानी कॉपर ऑक्साइड में कॉपर और ऑक्सीजन के वेट का रेशियो क्या आएगा, कांस्टेंट रहेगा। यानी जो परसेंटेज होंगे वो परसेंटेज कांस्टेंट बने रहेंगे। तो चलो निकाल लेते हैं, यहां निकाल लेते हैं फर्स्ट सेट में परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन। तो ये क्या हो जाएगा, वेट ऑफ ऑक्सीजन बाय वेट ऑफ कंपाउंड इनटू 100। तो वेट ऑफ ऑक्सीजन कितना था 0.54, वेट ऑफ कंपाउंड कितना था 2.7 इनटू 100। ये कितना आएगा आपका 20% आ जाएगा। परसेंटेज ऑफ कॉपर निकाल लीजिए, तो ये कितना होगा, वेट ऑफ कॉपर अपॉन वेट ऑफ कंपाउंड इनटू 100। ये कितना था 2.16 बाई 2.7 इनटू 100, यानी ये कितना आ गया आपका 80%। यानी कॉपर ऑक्साइड के फर्स्ट सेट ऑफ एक्सपेरिमेंट से क्या कैलकुलेशन निकल के आती, 20% ऑक्सीजन और 80% कार्बन। यही काम यहां कर लेते हैं दूसरे सेट में। सेकेंड सेट ऑफ एक्सपेरिमेंट पे ये काम करते हैं, क्या निकालते हैं, परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन। तो ये कितना होगा, चलो यहां फार्मूला लिख देते हैं, वेट ऑफ ऑक्सीजन बाय वेट ऑफ कंपाउंड इनटू 100। ये कितना हो जाएगा, ऑक्सीजन का वेट कितना है 0.27, ये कितना 1.15, यही ना है 1.15 इंटू 100। इसको जोड़ो देखो कितना रहा है, ये 23 होगा। ये क्या होगा 23 इंटू 100, तो ये कितना आ जाएगा 20%। परसेंटेज ऑफ कॉपर, वेट ऑफ कॉपर बाय वेट ऑफ कंपाउंड इंटू 100, ये कितना आ गया 0.92 बाई 1.15 इंटू 100, ये भी कितना आ गया 80%।
तो कॉपर ऑक्साइड दोनों की बात की जाए तो फर्स्ट सेट ऑफ एक्सपेरिमेंट में भी ऑक्सीजन का परसेंटेज कितना आया 20, कॉपर का कितना आया 80। सेकेंड केस में भी ऑक्सीजन का परसेंटेज 20, कॉपर का कितना आया 80। तो दोनों में कार्बन और ऑक्सीजन का वेट परसेंट सेम, तो वेट परसेंट सेम यानी वेट का रेशियो भी क्या होगा, कांस्टेंट होगा। यानी ये लॉ जैसा मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था, तो आपको लिखना पड़ेगा द गिवन डाटा फॉलोज लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन। व्हाई? बिकॉज परसेंटेज ऑफ वेट ऑफ एलिमेंट इज ऑलवेज कांस्टेंट। क्लियर? चलो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, फिर एक क्वेश्चन और बताते हैं। तो चलो इस पर बेस्ड क्वेश्चन लगाते हैं। देखो क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है 6.488 ग्राम ऑफ लेड combines directly with 1.002 ग्राम ऑफ O2। यहां क्या मतलब हुआ कि इतना ग्राम लेड इतने ग्राम ऑक्सीजन के साथ डायरेक्टली कंबाइन करता है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्लास 10th में पढ़ा होगा कि दो एलिमेंट्स आपस में कंबाइन होते हैं और क्या करते हैं, एक सिंगल कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं टू फॉर्म लेड पेरोक्साइड। लेड पेरोक्साइड का फॉर्मूला क्या दिया गया, PbO2। तो फर्स्ट सेट ऑफ एक्सपेरिमेंट ये हमारा हुआ। दूसरे में क्या हुआ कि लेड पेरोक्साइड इज आल्सो प्रोड्यूस्ड बाय हीटिंग लेड नाइट्रेट। दूसरा तरीका क्या है, लेड नाइट्रेट को गर्म करके भी हम क्या ऑब्टेन करेंगे, लेड पेरोक्साइड। और क्या देखा गया कि जो दूसरा सेट है उसमें लेड पेरोक्साइड में जो ऑक्सीजन है वो कितना है, 13.38%। ध्यान देना। चलो लिखते हैं यहां पे, सबसे पहले यहां क्या आते हैं, फर्स्ट सेट ऑफ एक्सपेरिमेंट। यहां क्या आएंगे हम, सेकेंड सेट ऑफ एक्सपेरिमेंट। अब देखो करना क्या है, सबसे पहले यहां हम क्या लिखते हैं, वेट ऑफ लेड। कितना लेड का वेट है, लेड का वेट हो गया 6.488 ग्राम। वेट ऑफ ऑक्सीजन, वेट ऑफ ऑक्सीजन कितना है, 1.002 ग्राम। टू फॉर्म लेड पेरोक्साइड, तो वेट ऑफ लेड पेरोक्साइड फॉर्म्ड ये हमारा निकला। कैसे निकलेगा, इन दोनों को ऐड करो, प्लस 1.002, 8 और 2 10 हो गया, ये 9 हो गया, ये 4 हो गया, ये 7 हो गया, 7.49 ग्राम। ये हमारा पहला सेट ऑफ एक्सपेरिमेंट हो गया। चलो अब हम बात करते हैं दूसरे सेट ऑफ एक्सपेरिमेंट की। दूसरा सेट ऑफ एक्सपेरिमेंट क्या कहता है कि लेड नाइट्रेट को हीट करके लेड पेरोक्साइड बनाए। तो हम यहां क्या लिखते हैं, चलो यहां लिखा हमने क्या, लेड नाइट्रेट। लेड नाइट्रेट को क्या किया, हीट किया। जब हीट किया तो क्या बना हमारा, लेड पेरोक्साइड। और भी कंपाउंड बने, इससे हमको मतलब यहां पर नहीं। इंफॉर्मेशन क्या गिवन है, ध्यान देना है। इट वॉज फाउंड दैट परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट इन लेड पेरोक्साइड इज 13.38%। यानी इसमें जो परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन है वो कितना है, 13.38%। ठीक है, तो परसेंटेज ऑफ लेड कितना हो जाएगा, परसेंटेज ऑफ Pb, चलो 100 माइनस 13.38, तो चलो 100 में से माइनस करो, तो ये हो गया 2, ये हो गया 6, ये हो गया 6, ये हो गया 8, इतना परसेंट हो गया। क्वेश्चन क्या कहता है, यूज दीज डेटा टू इलस्ट्रेट लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन। यानी लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन को जस्टिफाई करिए, या ये कह सकते हैं कि ये डेटा लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन को जस्टिफाई करता है। तो अगर करता है तो जैसा मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया कि अगर परसेंटेज सेम आ गया, एलिमेंट्स के वेट का परसेंटेज अगर सेम आ गया तो इसका मतलब कि लॉ फॉलो होगा। तो चलो यहां पर कर लेते हैं। हम यहां पर क्या निकालते हैं, परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन। तो परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन निकालने के लिए फॉर्मूला क्या लिखेंगे, वेट ऑफ ऑक्सीजन अपॉन वेट ऑफ PbO2 इंटू 100। चलो इसका वेट लिखो, कितना है, 1.002 बाई 7.49 इंटू 100। अब 100 से इंटू कर दो तो ये कितना हो जाएगा, 100.2 डिवाइडेड बाई 7.49, यानी कितना हो गया, 10020 बाई 749। चलो इसको एक बार डिवाइड करके देख लेते हैं।
ये रहा 749, ये रहा 10020, ये हो गया 749, ये कितना बच गया 3 बचा, ये आपका 3 बचा, ये 6 था, सॉरी 9 में से 4 गया 5, ये हो गया 20, 3 टाइम्स जाएगा, देख लेना 9 3 12, 5 4 10, 7 2 10 हो गया, 3 टाइम्स जाएगा, 3 9 जा 27, 2 कैरी 12 14 1, देखो 2 2 4 7। अब यहाँ कितना बचेगा, ये बच गया आपका 3, ये कितना हो गया, ये 12 हो जाएगा, ये हो जाएगा 8, ये 13.38 आ रहा है ना, सॉरी ये 4 में से 2 गया तो कितना बच गया 2, अगेन आपका 3 टाइम्स जाएगा, यानी ये भी कितना आ जाएगा आपका 13.38%। तो परसेंटेज ऑफ, इसको हम लोग रिमूव कर देते हैं कैलकुलेशन को, ताकि कंफ्यूजन आपको ना हो। फिर हम लोग क्या किए, परसेंटेज ऑफ लेड कैलकुलेट कर लीजिए, तो परसेंटेज ऑफ लेड कैलकुलेट कर लिए तो अगेन सेम आ जाएगा 86.62%। तो देखो दोनों ही केस में क्या होता है कि हमारे एलिमेंट्स के वेट का परसेंटेज सेम आया। तो जब सेम आया तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो भी डेटा, जो भी इंफॉर्मेशन हमको दी गई है वो लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन को फॉलो करती है। ठीक है, तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो। तो बेटा आज हम लोगों ने 2 लॉ कवर कर लिए, 2 लॉ पर जितने भी न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं वो हमने कवर कर लिए। अब अगले लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन भी हम लोग पढ़ेंगे। भले सीबीएसई में नहीं है लेकिन जानना जरूरी है, क्योंकि कंपटीशन में तो पूछा जा सकता है, कुछ भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तब तक आप इसकी प्रैक्टिस करिए।